वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा का संपूर्ण सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस। और आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर का पहला टॉपिक। उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2023-24 में जो अपने दो बुक्स लगती थी एनसीईआरटी में, उन दो बुक्स में कौन से चैप्टर थे और उनका कौन सा जो मार्क्स है वो कितने कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में वेटेज रहते थे। देखिए विद्यार्थियों, 2023-24 के लिए एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है, परंतु ये जो बदलाव है हमारे आरबीएसई बोर्ड में, ये बदलाव इतना सा है कि इसमें भौतिक विज्ञान से किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया है, केवल चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक हटाए हैं। तो जो टॉपिक हटा दिए हैं उनका हम अभी अध्ययन नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम 2023-24 जो इस वर्ष चलना है उस सेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड किसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, सिलेबस में है, तो उसे समझने के लिए अगर हटाए गए टॉपिक की आवश्यकता है तो उसे फिर हमें समझना ही पड़ेगा, समझेंगे। फिर अभी हम पहले पढ़ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी बुक है वो हमारे दो बुक्स आती है 12वीं कक्षा में, उन दोनों बुक्स में से कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। और 2022-23 के लिए ये जो चैप्टर्स हैं वो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने महत्वपूर्ण थे, कितने मार्क्स के थे, उनका भी हम अभी अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कहीं कहीं राज्य ऐसे हैं जहां लगभग राज्यों में एनसीईआरटी बोर्ड ही चलता है, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पर अपना स्टेट बोर्ड चलता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं, केवल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफरेंस मिल सकता है। तो जब हम टॉपिक्स कंप्लीट समझ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स हम अपने आप से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, पहले जो बुक्स है हमारी उन बुक्स के बारे में देखते हैं क्या क्या बुक्स हैं, उनमें कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना है। तो जो भौतिक विज्ञान की पहली बुक लगती है बुक फर्स्ट, ये जो बुक फर्स्ट है, इस बुक फर्स्ट में कुल 8 चैप्टर होते हैं। और चैप्टर्स मैंने कहा कि अब की बार जो चेंज हुआ है सिलेबस, उसमें चैप्टर्स नहीं हटाए, सिर्फ टॉपिक हटाए, तो चैप्टर हमें सारे ही पढ़ने हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। ये दोनों ही जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित है, स्टैटिक्स पर आधारित है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर वैद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर वैद्युतिकी, उस पर आधारित है, जहां पर आवेश की जो स्थिति है वो स्थिर अवस्था होती है, यानी आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में होता है। तो जो दोनों पहले चैप्टर हैं उनमें हम आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही हम पहले चैप्टर में स्थिर आवेश कैसे उत्पन्न होता है और कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही विभव और धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर में। पहला जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का सेशन 2022-23 के लिए वेटेज रखता था बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो दूसरा चैप्टर है वो 3 मार्क्स का वेटेज रखता था बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे ही हम तीसरे चैप्टर में आएंगे तो आवेश की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ जो आवेश है वो आपका गतिमान अवस्था में आ जाता है, और उसमें हम विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, किस तरीके से ये प्रवाहित होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि छोटी क्लास में आपने विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया है, जैसे 10वीं क्लास में आपने एक चैप्टर होता है, शायद 12वां चैप्टर या 11वां चैप्टर होता होगा, उसमें आपने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया होगा। अब हम उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप में समझेंगे। फिर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। देखिए विद्यार्थियों, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक वैसे ही जब आवेश गतिमान अवस्था में आ जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता ही साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो जब हम यहाँ पर गतिमान आवेश की अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो चुंबकत्व के बारे में जरूर पढ़ेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर आपका तीसरा है विद्युत धारा वाला, वो 5 नंबर का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही जो चौथा चैप्टर है वो 4 नंबर का है। फिर हम पढ़ेंगे चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में, जहां पर ये 3 नंबर का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम के अनुसार 2022-23 के सेशन में। छठे चैप्टर में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप समझते होंगे किसी चीज से प्रेरित होना। तो ये जो चैप्टर है 3 नंबर का वेटेज रखता था 2022-23 के सेशन में, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। फिर प्रत्यावर्ती धारा आपने सुना होगा, एसी करंट,
घरेलू या हमारे जो आसपास में करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है विद्यार्थियों। एक दूसरे प्रकार की धारा होती है डीसी, जो बैटरियां वगैरह होती है, उन बैटरी से निकलने वाली जो धारा होती है वो डीसी धारा होती है, डीसी धारा प्राप्त होती है वहां से, और फिर इन्वर्टर लगा के उसको कन्वर्ट किया जाता है एसी धारा के अंदर, और फिर हमारे विद्युत उपकरणों तक सप्लाई की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। यहाँ पर जो आपका आवेश है वो त्वरित गति करता है। आवेश जो है जब तीसरी अवस्था में आता है त्वरित गति करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, जो कि 2 नंबर का है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ये जो चैप्टर है वो भी छोटा ही है, मार्क्स भी उसके हिसाब से डिवाइड किए गए हैं बोर्ड एग्जाम। ये थी हमारी फर्स्ट बुक। अब हम बात करते हैं दूसरी बुक की, सेकंड बुक। जो बुक सेकंड है उसकी बात करते हैं। सेकंड बुक में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था, 7 नंबर का चैप्टर था, एक अकेला चैप्टर। तो मार्क्स से आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और बहुत थोड़ा सा लेंथी भी था। हम ज्यादा लेंथी तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इजी बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें हम प्रकाशिक उपकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे दर्पण है, लेंस है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उनसे किस किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उनसे कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का हम निरूपण करते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, कैसे उनका संयोजन करके दूरबीन बनाते हैं और कैसे सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, जहां पर कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे ध्रुवण होना, और जैसे प्रकाश पे, और जिस प्रकार से किसी चीज को व्यतिकरण की जो घटना होती है, ऐसी इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का चैप्टर। फिर हम पढ़ेंगे विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में। जो द्रव्य है वो द्वैत प्रकृति रखता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 4 नंबर का वेटेज रखता है 2022-23 के सेशन में। फिर हम परमाणु और नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे, दोनों ही 3-3 नंबर के वेटेज रखते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जहां पर हम पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा पीएन जंक्शन डायोड, तो उसका हम इसके अंदर गहनता से अध्ययन करेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट आपने नाम सुना होगा, इनसे किस प्रकार से सरल परिपथ बनाए जाते हैं और कैसे कैसे रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था 22-23 के सेशन के लिए। अब देखिए ये तो जो मैंने आपको मार्क्स डिवाइडेशन बताया है वो 2022-23 के सेशन में था आरबीएसई बोर्ड में, जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2023-24 का जो ही ब्लूप्रिंट आएगी, जिसका हम सिलेबस अब पढ़ने जा रहे हैं, उसका जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा आरबीएसई बोर्ड जारी करेगा, तो हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स डिवाइडेशन बता देंगे। कौन से चैप्टर में से कौन सा ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या अति लघुत्रात्मक है या लघुत्रात्मक है, या फिर बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, इन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। साथ ही ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं वो भी आपको बता देंगे। और जो ब्लूप्रिंट में मार्क्स डिवाइडेशन होगा वो भी आपको ढंग से अवगत करा देंगे उनका, कि इस चैप्टर से इतने नंबर के मार्क्स आने हैं। ये जैसे ही बोर्ड जारी करेगा आप तक हम इन चीजों को पहुंचा देंगे। अब मैं अपना 2023-24 का सेशन शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं, उसके बाद हम सिलेबस शुरू करेंगे। तो ये कुछ लाइन हैं जो आपके लिए यहाँ पर छपवाई है। तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाना है सेशन 2023-24 के लिए 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान में 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए आज से तैयार हो जाइए। साथ के साथ नोट बनाइए और पूर्ण रूप से उन नोट को पढ़ते जाइए। साइंस में हर शब्द का अर्थ निकलता है, तो शब्दों को ध्यान से सुनते जाना, पढ़ते जाना और उनका अर्थ समझते जाना। फिर अब हम चलते हैं, जो हमारा पहली बुक है कौन से टॉपिक पर आधारित है, उसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका प्रथम टॉपिक। तो जो हमारी भौतिक विज्ञान की बुक है, पहली बुक, जो पहली बुक है वो दोस्तों आधारित है विद्युत चुंबकत्व पर। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
देखिए विद्यार्थियों, ये जो विद्युत चुंबकत्व है ये कुछ भी नहीं है सिवाय ऊर्जा की तरंगों के। ये वास्तव में विद्युत चुंबकत्व जो है वो ऊर्जा की तरंगे होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? ऊर्जा की तरंगे। जो हमारी प्रथम बुक है वो इस विद्युत चुंबकत्व के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ये जो विद्युत चुंबकत्व है वो वास्तव में ऊर्जा की तरंगे होती है। विद्युत चुंबकत्व इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास में दोलनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकृत करते हैं। वैसे विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व जो है वो विद्युत आवेश तथा चुंबकीय जो क्षण है उनके बीच में संपर्क स्थापित करता है। वैसे तो ये विद्युत चुंबकत्व विद्यार्थियों स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन ये धीरे धीरे गतिशील भी हो सकता है, बदल भी सकता है, और ये तरंगों में भी बदल सकता है, तरंगे भी बना सकता है। ये तरंगे वास्तव में प्रकाश की तरंगों के रूप में जानी जाती हैं, और ये सभी प्रकाशिकी के नियमों की पालना करता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी विद्युत चुंबकत्व की। इस विद्युत चुंबकत्व को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो इसका है स्थिर वैद्युतिकी। कौन सा भाग है विद्यार्थियों? स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा जो भाग है वो है बिजली गति विज्ञान। बिजली गति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्यार्थियों, इंग्लिश के वर्ड्स आपको टॉपिक्स के आने जरूरी हैं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ने वाले हैं, तो ये जो इंग्लिश वाले वर्ड्स जरूर आने चाहिए। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मेरे साथ के साथ लिखते जाना, पढ़ते जाना। देखिए स्थिर वैद्युतिकी जो है उसके अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जो आवेश हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जबकि जो बिजली गति विज्ञान है उसके अंदर हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेश जब गतिमान अवस्था में होता है तो हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जो मैंने अभी आपको सिलेबस जब आपके साथ साझा किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड हमारे दो चैप्टर हैं प्रथम बुक के, पहला और दूसरा। जहां पर हम पहला जो चैप्टर है वो होता है जहां पर विद्युत आवेश व क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया। जहां पर हम विद्युत आवेश और क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, वहां पर आवेश की स्थिति स्थिर होती है, और स्थिर अवस्था में आवेश किस प्रकार से क्षेत्र उत्पन्न करता है, कैसे प्रभावित होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रवाहित तो वैसे विद्युत धारा वाले चैप्टर में होगा, यहाँ पर स्थिर अवस्था में किस तरीके से आवेश उत्पन्न करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विभव एवं संधारित्र के बारे में, संधारित्र की धारिता के बारे में, विभव क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वहां से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक विद्युत आवेश समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बता देता हूं। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। ये जो स्थिर वैद्युतिकी है, इस स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन करते हैं। मतलब आपका आवेश एक भी हो सकता है और बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये स्थिर वैद्युतिकी होती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि स्थिर वैद्युतिकी को हम दैनिक जीवन से अगर जोड़ते हैं तो कैसे कैसे ये व्यवहारिक रूप से हमारे काम आती है, या फिर स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ी। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे जीवन में कुछ उपकरण काम में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा छाया प्रति मशीन,
छायाप्रति मशीन, जिसको आप व्यवहारिक भाषा में फोटोस्टेट मशीन या फोटोकॉपी मशीन के नाम से जानते हैं। छायाप्रति मशीन ये पूर्ण रूप से स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है। वैसे ही आपने देखा होगा कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंटर तो किसी भी प्रकार का हो वो पूर्ण रूप से स्थिर वैद्युतिकी पर ही आधारित होता है। फिर आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम में आता होगा। गाने जब सुनते होंगे पहले के टाइम में जब मोबाइल फोन शुरू हुए थे तो उस टाइम ये नेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं थी, तो क्या करते थे लोग मेमोरी कार्ड रखते थे, वो फिर लैपटॉप से किसी शॉप पर जाकर उसमें गाने भरवाते थे, फिर उन गानों को चलाकर बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर से चलाकर बैठ जाते थे, खुद भी सुनते थे, साथ वालों को भी मनोरंजन करवाते थे। तो ये जीवन के कुछ पल थे। उसके साथ ही एक और उपकरण आता है भूकंप लेखी। ये दोस्तों जो भूकंप लेखी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। भूकंप लेखी एक उपकरण होता है जिसके अंदर एक लोलक लगा हुआ होता है, और जब कोई कहीं पर भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, और इन भूकंपीय तरंगों के कारण वो जो लोलक है वो दोलन करने लगता है, और दोलन करता है तो वहां पर एक ग्राफ का निर्माण होता है, जिस ग्राफ के आधार पर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो भूकंप था कितनी क्षमता का था और इस भूकंप के कारण कितनी क्षति होने वाली है। वो उपकरण जो होता है वो भूकंप लेखी होता है। तो विद्यार्थियों इन सभी उपकरणों को, और ऐसे बहुत सारे उपकरण हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, इन सभी उपकरणों को समझने के लिए हमें स्थिर वैद्युतिकी को समझना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हम स्थिर वैद्युतिकी की स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। वैसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब हम किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो प्लास्टिक की कुर्सी के संपर्क में हमारा हाथ आ जाने के कारण बार बार अगर घर्षण होता है तो कुछ समय पश्चात हमारे बाल जो हाथ है, हाथ के जो छोटे छोटे बाल है वो कुर्सी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये भी स्थिर वैद्युतिकी के कारण ही सुस्पष्ट समझा जा सकता है, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा जो बालों में कंघी करते हैं तो जो कंघा है वो भी आवेशित हो जाता है। कंघी, रूखे बालों में कंघी करने के पश्चात जब हम उसके पास में कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी स्थिर वैद्युतिकी के कारण ही सुस्पष्ट होगा, इसको आज समझेंगे, पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों अब मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूं। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का, वो पहला चैप्टर है पहली बुक का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो ये विद्युत आवेश एक वस्तु या किसी निकाय का मूलभूत गुण होता है, कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु या निकाय का मूलभूत गुण होता है, और इस मूलभूत गुण के कारण ही वो वस्तु या निकाय विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, या अगर पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र है तो उन्हें महसूस कर सकती है। तो मैं पहले इसको परिभाषित कर देता हूं। किसी वस्तु या निकाय का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या पहले से अगर वहां पर है तो महसूस कर सकता है, महसूस करता, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्यार्थियों, विद्युत आवेश एक गुण मात्र होता है किसी भी वस्तु या निकाय का, जिसके कारण वो वस्तु
किसी विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। ये जो विद्युत आवेश है, इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम, खोज भी कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किए थे लगभग 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश के एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, एक एम्बर जो नामक पदार्थ आता है, उस एम्बर नामक पदार्थ का टुकड़ा लिया और उसको ऊन के साथ घर्षण करवाया। ऊन के साथ क्या करवाया विद्यार्थियों, घर्षण करवाया। तो जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, ग्रीक के थे, 600 ईसा पूर्व की बात है, उन्होंने एक एम्बर नामक पदार्थ लिया और उसको ऊन के साथ घर्षण करवाया। देखिए विद्यार्थियों, ये जो एम्बर नामक पदार्थ है ये भूरे कलर का होता है। कहा जाता है बाल्टिक सागर में ज्यादा पाया जाता है। वैसे ये जो हमारे पेड़ों पर गोंद लगता है, ये गोंद क्या जो प्रकृति होती है वो चिपकाने की प्रकृति होती है, जिसके कारण जब कोई कीड़े मकोड़े इसके पास में आते हैं तो वो गोंद में चिपक कर वहीं खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो गोंद है वो सालों सालों के बाद कठोर अवस्था में आ जाता है और उन कीड़े मकोड़ों का जो शरीर है वो जीवाश्म में तब्दील हो जाता है। तो ये जब बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है फिर इसको तराश कर एम्बर नामक पदार्थ में बदला जाता है। एम्बर नामक पदार्थ होता है। जो पुराने समय में लोग होते थे वो एम्बर नामक के पदार्थ से नगीने या गहने भी बनाते थे। जैसे आप देखते होंगे जो अंगूठी आती है उसके बीच में जो चमकीला पदार्थ लगा हुआ होता है वो किसी एम्बर नामक पदार्थ के टाइप के होते हैं। आजकल तो थोड़े से उनके अंदर और अलग प्रकार के पदार्थ मिला के बनाने लगे, लेकिन ये एम्बर के पदार्थ से वैसा ही चमकीला नगीना भी हम बना सकते हैं। वो होता है एम्बर नामक पदार्थ। और इस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से जब उन्होंने घर्षित करवाया, घर्षण करवाया, तो कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि जो एम्बर नामक पदार्थ है वो एम्बर नामक पदार्थ आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थियों, आवेशित हो जाता है और ये मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। हालांकि उस समय तक आवेश की खोज नहीं हुई थी। ये जो आवेशन होता है ये क्या होता है इसके बारे में भी कोई खोज नहीं हुई थी। थेल्स ने इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने इतना ही बताया था कि जब हम इनको घर्षण करवाते हैं तो ये मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्यों करता है, कैसे करता है, इसके बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बताया था। उसके बाद सन 1600 में एक वैज्ञानिक आए थे, सर विलियम गिलबर्ट। सर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने ऐसे ही कुछ और प्रयोग किए थे। जैसे इन्होंने एम्बर और ऊन को घर्षित करवाया था, वैसे ही उन्होंने एक कांच का टुकड़ा लिया और कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया। तो जब उन्होंने कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया तो उन्होंने देखा कि जो कांच का टुकड़ा है ये भी एम्बर की तरह व्यवहार करने लगता है। ये भी मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जो कांच का टुकड़ा है ये भी मिट्टी के छोटे छोटे कणों को या फिर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। उसके अलावा इन्होंने एबोनाइट की छड़ ली, एक प्रयोग और किया था जिसमें इन्होंने एबोनाइट की छड़ का प्रयोग किया। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया। बिल्ली की खाल, देखिए विद्यार्थियों जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें इस खाल को समूर नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बिल्ली की खाल की जगह समूर नाम आ जाए तो भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बिल्ली की खाल की बात हो रही है। तो बिल्ली की खाल को एबोनाइट नामक छड़ से घर्षण करवाया और ये घर्षण करवाने के पश्चात उन्होंने देखा कि ऐसा ही गुण इन पर भी आ जाता है, ये भी एम्बर नामक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आए थे, अमेरिकी निवासी थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन
आपने डॉलर का कहीं पर नोट देखा हो, जैसे हमारे नोट्स पर गांधी जी की पिक्चर लगी हुई होती है, वैसे आपने डॉलर का नोट देखा होगा, वहां पर जो पिक्चर लगी होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनकी पिक्चर लगी होती है। इन्होंने भौतिक विज्ञान या साइंस के सेक्टर में बहुत सारे रोचक खोज की थी, बहुत सारे रोचक आविष्कार किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इन्होंने कांच का एक टुकड़ा लिया, इसी जो इन दोनों के थेल्स और विलियम गिलबर्ट के जो प्रयोग थे उनको आगे बढ़ाते हुए कांच का एक टुकड़ा लिया और कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े से घर्षण करवाया। रेशम के एक कपड़ा उसका टुकड़ा लिया और उसको घर्षण करवाया, और जब उन्होंने घर्षण करवाया तो उन्होंने देखा कि ये जो कांच है ये एम्बर की तरह व्यवहार करता है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कांच है वो आवेशित हो गया है। कांच और रेशम के कपड़े को जब हमने घर्षण करवाया तो ये दोनों ही वस्तुएं क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। ये सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने कहा कि ये आवेशित हो गई है, और जो कांच का टुकड़ा है वो तो धनावेशित हुआ है। कांच का टुकड़ा जो है वो क्या हुआ है, धनावेशित। वहीं जो रेशम का कपड़ा है वो हुआ है ऋणावेशित। रेशम का जो कपड़ा है वो हुआ है ऋणावेशित। और सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि ये जब वस्तुओं को हम घर्षण करवाते हैं तो ये आवेशित हो जाती है। यानी आवेश की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही करवाई थी, उन्होंने ही की थी कि ये आवेशित हो जाती है। आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब दो वस्तुओं को हम घर्षण करवाएंगे तो एक वस्तु तो धनावेशित हो जाएगी जबकि दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार से पता चला कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो जो आवेश की खोज है उसका श्रेय मुख्य रूप से बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही जाता है। अब देखिए दोस्तों, जीवन में जो कोई लोग काम करते हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन के सामने भी एक सवाल खड़ा हो गया कि जो आवेश है, ठीक है हम मान लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इन्हें समझो। तो इन्होंने बाद में इस चीज को बताया कि देखो जो परमाणु है, परमाणु के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो परमाणु है ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन है ये पूर्ण रूप से धनावेशित होता है। प्रोटॉन पूर्ण रूप से क्या होता है, धनावेशित होता है। ये जो मैंने अभी बनाया है वो है परमाणु का नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण रहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन होता है जबकि प्रोटॉन पूर्ण रूप से धनावेशित होता है। और इनके बाहर निश्चित अनुमत कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होते हैं ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं विद्यार्थियों। और देखिए जो परमाणु है, इस परमाणु के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अपनी मर्जी से चक्कर नहीं लगा सकते। ये भी निम्न कुछ ना कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं। उन ऊर्जा स्तरों के अनुसार मैंने कहा अनुमत कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये चक्कर लगाते रहते हैं और ये पर दुर्बल नाभिकीय बंध के कारण बंधे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चार्ज है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि जो समान आवेश होते हैं उनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, जबकि जो असमान आवेश हैं उनमें आपस में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया होती है कि ये तो जो नाभिक है आपका प्रोटॉन के कारण पूर्ण रूप से धनावेशित है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। तो दोनों में आपस में आकर्षण बल लगता है और ये दुर्बल नाभिकीय बल के कारण बंधे हुए होते हैं। साथ ही ये होता है कि जो परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दुर्बल बल से बंधा हुआ होता है और ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होता है। विद्यार्थियों, इसको अगर बाहर से ऊर्जा दी जाए तो ये ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा ग्रहण करके यहां से इस परमाणु को त्याग देता है। त्याग कर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गतिमान हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा किसी भी प्रकार में हो सकती है, जैसे हम इसको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा लेने के पश्चात ये इस परमाणु की कक्षा को त्याग देगा और ये जो पदार्थ है उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गतिशील हो जाएगा। तो यही चीज बेंजामिन सर ने समझाई कि मैंने एक टुकड़ा लिया है, ये कांच का टुकड़ा है
और एक जो मैंने कपड़ा लिया था रेशम का, उसका टुकड़ा लिया है, रेशम का कपड़ा। अब जब मैंने इन दोनों को घर्षण करवाया आपस में, इन दोनों के मध्य क्या करवाया है, घर्षण करवाया। तो जब मैंने दोनों के मध्य घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने से जैसे ही हम जैसे हाथों को दोनों को सर्दियों के दिनों में ऐसे करते हैं, घर्षण करवाते हैं इनके बीच में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ठीक वैसे ही जब इन दोनों को आपस में घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने से यहाँ पर तापीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई विद्यार्थियों, तापीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। और इस तापीय ऊर्जा के कारण जो इस कांच में परमाणु थे, देखो कोई भी पदार्थ जो बना हुआ होता है वो असंख्य, बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो कांच है वो भी कांच के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, रेशम का जो कपड़ा है वो भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो वैसे ही जो कांच है उस पर भी करोड़ों अरबों परमाणु है। अब ये जो परमाणु है, उन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहेंगे, परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि जैसे ही इनको घर्षण करवाया तो यहाँ पर तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जब तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तापीय ऊर्जा के कारण ये जो कांच है, इसमें जो परमाणु है कांच के, वो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वो इस परमाणु को त्याग देते हैं। साथ ही साथ और ज्यादा ऊर्जा अगर ग्रहण कर ली तो वो पदार्थ को भी त्याग देते हैं, और पदार्थ को त्याग कर रेशम के कपड़े की ओर आ जाते हैं। यानी कि यहां से तो इन्होंने त्याग दिया और रेशम के कपड़े की ओर आ गया। तो देखो विद्यार्थियों, एक परमाणु के बारे में आपको ये बेसिक जानकारी तो होगी। जो परमाणु है उसमें 3 कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, प्रोटॉन पूर्ण रूप से धनावेशित होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर और जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो समान होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ गुना, लेकिन ऋणात्मक आवेश होता है। वहीं प्रोटॉन पर जो आवेश है वो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ गुना, लेकिन धनात्मक आवेश होता है। हालांकि इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में समान संख्या में होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो समान होती है। तो जब प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों आवेश है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इसका जो नेट आवेश है वो शून्य हो जाता है। और नेट आवेश शून्य होने के कारण ही हम ये कहते हैं कि जो परमाणु आपका होता है वो सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। परमाणु जो होता है वो सामान्य अवस्था में विद्यार्थियों कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इसको आवेशित नहीं कर सकते, इसको आवेशित किया जा सकता है। सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणात्मक होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉनों के कारण धनात्मक होगा। तो कुल मिलाकर नेट आवेश जो है वो शून्य हो जाता है और ये विद्युत उदासीन होता है सामान्य अवस्था में। ठीक यही क्रिया होती है विद्यार्थियों इसमें। यहाँ पर जो कांच के जितने भी प्रोटॉन होंगे, जिसको हम कह सकते हैं धनावेशित कण है, तो जितने भी प्रोटॉन है उतने के उतने इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मान लेते हैं कि ये विद्युत उदासीन है। ठीक वैसी क्रिया रेशम के साथ, इसमें जितने प्रोटॉन है यानी धनावेशित कण है उतने ही मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अभी विद्युत उदासीन है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम के कपड़े की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की तो यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो रही है, जबकि प्रोटॉन की अपने आप ही क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब धनावेश बढ़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। तो प्रोटॉन तो वहीं के वहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है विद्यार्थियों, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया कि जो कांच है वो तो कैसा कण हो जाएगा, क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा बढ़ रहा है, धनावेशित। तो ये जो है वो तो हो जाएगा धनावेशित या धनावेश से चार्ज, और जो आपका रेशम का कपड़ा है वो हो जाएगा आपका ऋण आवेशित। ये बात उन्होंने समझाई थी। इसके पश्चात फिर से सवाल खड़े हो गए
कि ये जो धनावेश है, जो ऋणावेश है, ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से आता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच के टुकड़े से रेशम के टुकड़े पर ही क्यों जा रहे हैं, रेशम के टुकड़े से कांच के टुकड़े पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये बात भी बड़े आराम से समझाई गई कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है, वो निर्भर करता है पूर्ण रूप से पदार्थ की कार्यफलन पर, पदार्थ की कार्यफलन पर। देखिए विद्यार्थियों, कार्यफलन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन किसी भी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ की कार्यफलन का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस पदार्थ का निर्माण परमाणु के मिलने से ही हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन है, मतलब इसकी न्यूनतम ऊर्जा है। अब मैं अगर इसको 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बाहर से कोई ऊर्जा देता हूं, बाहर से कोई ऊर्जा देता हूं, तब तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 1 इलेक्ट्रॉन से ऊपर ऊर्जा देता हूं, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन से ऊपर ऊर्जा देता हूं, तो ये जो पदार्थ है इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ है उस पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे और यहां से परमाणु की कक्षा को छोड़ देंगे, पदार्थ को छोड़ देंगे, उत्सर्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो वही स्थिति इसके साथ हुई कि जो कांच का पदार्थ है, जो हमारे पास एक कांच का टुकड़ा था और जो दूसरा टुकड़ा हमारे पास रेशम का कपड़ा था, कौन सा था विद्यार्थियों? रेशम का कपड़ा। तो यहाँ जब हमने इनको घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने के कारण यहाँ पर तापीय ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ये जो तापीय ऊर्जा है, इस तापीय ऊर्जा को जब ये कांच के पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की, और ऊर्जा प्राप्त करके वो इसको त्याग देते हैं और त्याग कर रेशम के कपड़े की ओर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका कांच का टुकड़ा है उसकी कार्यफलन कम होती है, ऊर्जा कम होती है, पदार्थ की जो ऊर्जा है वो कम होती है, क्योंकि कार्यफलन क्या कहता है? पदार्थ की न्यूनतम ऊर्जा। फिर से सुनना, किसी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना प्रारंभ कर देता है। तो इस पदार्थ की न्यूनतम ऊर्जा, जिस पदार्थ का कार्यफलन जितना ज्यादा, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाना उतना ही मुश्किल होता है, और जिस पदार्थ का कार्यफलन जितना कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाना उतना ही आसान होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर अगर हम रेशम के कपड़े और कांच के इस टुकड़े के कार्यफलन की तुलना करें, तो जो कांच का टुकड़ा है उसका कार्यफलन तो कम होता है, जबकि जो रेशम का टुकड़ा है उसका कार्यफलन ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े से पहले उत्सर्जित नहीं होकर कहां से उत्सर्जित हो जाते हैं? कांच के टुकड़े से उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसके कारण कांच से उत्सर्जित होकर रेशम के टुकड़े की ओर गतिशील हो जाते हैं। ये बात थी। अभी तक हमने समझा कि आवेशित कैसे होती है वस्तुएं, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में क्या क्या जानकारी दी, तो इस तरीके से वस्तुएं आवेशित होती है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक के बारे में। विद्यार्थी, जो विद्युत आवेश है इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक कूलम होता है। वैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। ये जो Q है, इस Q को ही कहा जाता है आवेश, Q को ही कहा जाता है आवेश, और Q बराबर IT होता है। I जो आपकी है वो होती है विद्युत धारा, और जो T है आपकी वो होता है समय। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो Q का मात्रक है, Q का मात्रक है वो बराबर होगा I और T के मात्रक के बराबर। ये दोनों जो मात्रक है वो बराबर होंगे। I का दोस्तों आप मात्रक जानते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि जो T समय है उसका मात्रक सेकंड होता है। तो एम्पियर गुणा सेकंड, इसको हम कहते हैं कूलम। इस प्रकार जो हमारा आवेश है उस आवेश का मात्रक हो जाएगा विद्यार्थियों कूलम। एसआई मात्रक कहा जाता है इसको, एसआई मात्रक जो है वो कूलम हो जाता है। एसआई जो होता है वो होती है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मात्रक
प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। देखो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगा तो जो अलग अलग देश थे उन अलग अलग देशों में किसी वस्तु को मापने के मापदंड अलग थे। जैसे भारत में किलोग्राम में किसी वस्तु का भार तोला जाता है, वैसे ही ब्रिटिश में हम चलते हैं तो वहां पर ये चीज पाउंड में चलती है। तो इन चीजों में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में समानता लाने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसा ही मात्रक की जरूरत पड़ी, ऐसा ही मात्रक प्रणाली की जरूरत पड़ी। जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली थी उसको चालू किया गया। तो जो हमारा विद्युत आवेश है उसको Q से दर्शाया जाता है और उसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है। सीजीएस जो मात्रक होता है Q का वो होता है स्टेट कूलाम। विद्यार्थियों सीजीएस मात्रक प्रणाली थोड़ी छोटी मात्रक प्रणाली होती है, उसको कहा जाता है स्टेट कूलाम, जो कि फ्रैंकलिन के नाम से भी जानी जाती है। यानी इस फ्रैंकलिन को ही कहा जाता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। अब आपने आवेश का सबसे छोटा मात्रक जान लिया तो सिंपल सी बात है कि आप बड़े मात्रक का भी वेट कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना। और जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम ऐसा ही पद्धति में होता है। साथ ही जो आवेश होता है उसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर, स्टेट कूलाम के बराबर। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो आवेश है इस आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है और विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कूलाम, एब कूलाम। तो विद्यार्थियों ये जो एब कूलाम है वो एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है। एब कूलाम और कूलाम में जो संबंध है वो इस प्रकार होता है, एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक एब कूलाम है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। इसके अलावा हमने सबसे बड़ा मात्रक पढ़ा था फैराडे। ये जो फैराडे है, एक फैराडे वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये इनके मात्रक थे। आवेश के अलग अलग प्रणाली में अलग अलग मात्रक थे, इनके बारे में आपने जान लिया होगा। अब हम आवेश जो है उसकी विमा लिख देते हैं विद्यार्थियों। आवेश जो है, आवेश की विमा। तो विद्यार्थियों जो आवेश है उसको हम Q से लिखते हैं और Q की जो विमा है वो बराबर होगी I और T की विमा के। देखो ये चीज है एक दूसरे को जोड़ने वाली, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो I है विद्युत धारा जो कि एक मूल भौतिक राशि है और मूल भौतिक राशि इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, जिसका जो विमा है वो A1 होती है। और T है समय, जो भी मूल भौतिक राशि है, और इसकी जो विमा है वो T1 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका आवेश है उस आवेश की विमा जो है वो हो जाएगी आपकी A1 T1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 A1 T1। ये होती है आपके आवेश की विमा। तो विद्यार्थियों आज हमने पढ़ा था आवेश के बारे में बेसिक सा नॉलेज, जो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरू किया था। विद्युत चुंबकत्व से 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसको, स्थिर वैद्युतिकी और बिजली गति विज्ञान में। स्थिर वैद्युतिकी का एक पार्ट पढ़ा हमने विद्युत आवेश व क्षेत्र, जो हमारी भौतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा की पहली बुक है उसको हमने शुरू किया और पहली बुक का पहला ही टॉपिक लिया हमने विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मूलभूत गुण होता है जिससे कोई वस्तु विद्युतीय या चुंबकीय गुण, विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव
उत्पन्न कर सकती है, महसूस कर सकती है। सबसे पहले इनके बारे में जो प्रयोग किया था थेल्स ने किया था, उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे सर विलियम गिलबर्ट, और फिर आए थे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आवेश के बारे में बताया, आवेश का नामकरण किया, साथ ये बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, ये भी समझाया कि आवेश कैसे धनावेशित और ऋणावेशित रूप में बदलता है। उसके बाद हमने आवेश, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो कूलाम होता है उसके बारे में अध्ययन किया। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। इनमें आपस में क्या संबंध होता है वो भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीमा के बारे में अध्ययन किया था, जो बीमा होती है आवेश की वो A1 T1 होती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।